जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। 25 सितंबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 सेशन को संबोधित किया गया है। मैं आपके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्पीच रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिकोड करूंगा कि आखिर उनके स्पीच में क्या संदेश दिया गया विश्व को, पाकिस्तान को क्या संदेश दिया गया, चीन को क्या संदेश दिया गया, विश्व के देशों को क्या संदेश दिया गया, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है उनके स्पीच में, और स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से उनके स्पीच में क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा मैं डिकोड करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषण। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का पूरा ये पीडीएफ है जो आपको पीआईबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था, आप जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले भाषण की जो शुरुआत किया है वो 76 सेशन के जो अध्यक्ष हैं, और वो अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद जी। सबसे पहले उन्होंने अब्दुल्ला शाहिद जी को बधाई दिया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आपका अध्यक्ष बनना सभी विकासशील देश और विशेषकर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के लिए गौरव की बात होगी। आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा क्यों कहा? देखो, सबसे पहले तो ये समझना है आपको, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 76 सेशन के जो है अध्यक्ष कौन है। तो 76 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इनके अध्यक्ष चुने गए थे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद जी 2021-22 के लिए। यह पहली बार है जब मालदीव जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता कर रहा है, और मालदीव में को अध्यक्ष बनाने में, अब्दुल्ला शाहिद जी को अध्यक्ष बनाने में भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत ने प्रत्यक्ष तौर पे उन्हें अध्यक्ष बनाने में काफ़ी सहयोग किया था। मालदीव इसे एक 52 सदस्यीय लघु विकास द्वीप विकासशील राज्य यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के अवसर के रूप में लेता है, जो जलवायु परिवर्तन की विविधता या अन्य विकासात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है। यानी अब्दुल्ला शाहिद जी का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना मालदीव इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिखता है, क्योंकि विश्व के समक्ष मालदीव चाहता है कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठा सके। अब देखो, जलवायु परिवर्तन मालदीव के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर अटलांटिका का बर्फ पिघलता है तो सबसे पहले क्या डूबेगा? आइलैंड कंट्री डूबेगी। सबसे पहले मालदीव जैसे देश जो है आइलैंड कंट्री है वो डूबेगा। इंडिया की मैं बात करूँ तो लक्षद्वीप सबसे पहले डूबेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूब जाएगा। तो ये सारे के सारे जो देश हैं, जो आइलैंड कंट्री हैं, सेशल्स डूबेगा। तो इसकी सेफ्टी जरूरी है, इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना जरूरी है। अब देखो, भारत इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा, उसका 2-3 पर्सपेक्टिव है। भारत ना सिर्फ मालदीव के केस में बल्कि कई सारे आइलैंड कंट्री के केस में हेल्प कर रहा। क्यों हेल्प कर रहा? भारत कई सारे आइलैंड कंट्री, जैसे आपको हो गया मालदीव, हो गया सेशल्स, हो गया हैती, हो गया, कई सारे कैरिबियन कंट्री है, मालदीव उसकी हेल्प कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका 3-4 पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूएनजीए में जो वोटिंग होता है, उस वोटिंग में छोटा से छोटा देश ले लो या बड़ा से बड़ा देश ले लो, चीन जैसा बड़ा देश, अमेरिका जैसा बड़ा देश, रूस जैसा बड़ा देश, या इंडिया जैसा बड़ा देश ले लो, या मालदीव जैसा छोटा देश ले लो, सेशल जैसा छोटा देश ले लो, हैती जैसा छोटा देश ले लो, सभी का इक्वल वोटिंग राइट है, सबको एक मत प्राप्त है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई भी प्रस्ताव पारित करवाना होता है तो भारत में इन छोटे छोटे आइलैंड कंट्री की भारत को ज़रूरत होती है, इसलिए भारत इन देशों की मदद कर रहा। दूसरा यह है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैं डिस्कस करूँगा नीचे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए भी भारत इन देशों की मदद कर रहा है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, बेसिकली 2 पर्सपेक्टिव मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखो, यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा है कि मैं उन देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। पीएम मोदी ने इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। क्यों मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा? ये बात सही है कि डेमोक्रेसी की शुरुआत जो है पश्चिमी देशों में हुई थी, लेकिन सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत इंडिया में हुई थी, और वो भी वैशाली गणराज्य में हुई थी। वैशाली गणराज्य को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, इसलिए लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई है इंडिया में हुई है, वैशाली गणराज्य में हुई है। इसलिए भारत को पीएम मोदी ने
मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह के संबोधित किया। साथ ही एक टर्म पीएम मोदी ने यूज किया है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? यहाँ पे सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों अलग अलग बोलियां हैं, रहन खान खाना पीना सब अलग अलग है, जाति धर्म की विविधता, कई सारी विविधता है, लेकिन विविधता के बाद भी एकता है भारत में। ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है, इसलिए पीएम मोदी ने इसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा। इंडिया इज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अब देखो यहाँ पे पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में डिस्कस किया है और ईपीएफओ का क्वेश्चन पूछा था। ईपीएफओ का क्वेश्चन आप देखोगे, यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि अंत्योदय की जो विचार है किसने दिया था। बेसिकली अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा गांधी जी से भी जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे अंत्योदय की परिभाषा उन्होंने दिया कि अंत्योदय की आज की परिभाषा में वेयर नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कहना था बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय जी का। यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि विकास ऐसा विकास होना चाहिए जो कि विकास समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक पहुंच उसकी होनी चाहिए। समाज के जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है वहां तक विकास की पहुंच होनी चाहिए, तभी जाकर के उस विकास को अच्छा विकास माना जाएगा, उस विकास को स्वाभाविक अंत्योदय माना जाएगा, यानी अंतिम व्यक्ति तक विकास माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे कई सारी योजना का अप्रत्यक्ष तौर पे जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भारत में 43 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। ये किससे जुड़ा हुआ? ये जनधन योजना से जुड़ा हुआ। दूसरा, पीएम मोदी ने कहा है कि आज 36 करोड़ से अधिक लोग बीमा सुरक्षा कवर मिल चुका है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा चुका है। ये जुड़ा हुआ आपको किससे? तो आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ। भारत में 3 करोड़ पक्के घर बनाकर बेघर यानी होमलेस लोगों को होम ओनर बनाया गया। ये जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रदूषित पानी भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है, प्रदूषित पानी का जिक्र किया हुआ है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक योजना लाया था और वो योजना था नल जल योजना। इसके अलावा भारत में इन चुनौतियों से अधिक निपटने के लिए 17 करोड़ से अधिक घर पे पानी से पाइपलाइन पहुंचाया जाएगा, उसी नल जल योजना का पार्ट है। और साथ ही साथ ज़मीन का ऑनरशिप लोगों को दिया जाएगा। तो डिकोड करता हूं कि इन सभी स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा क्या क्या कहा गया। अब देखो ये सारी की सारी योजना जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जनधन योजना के बारे में जिक्र किया। जनधन योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था। जनधन योजना को ओपन एंडेड योजना बना दिया गया। इसका मतलब होता है कि इस योजना में कभी भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, ये योजना समाप्त नहीं होगी। ओपन एंडेड मतलब होता है कि ना समाप्त होने वाली योजना। 43 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। दूसरा, पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया था। 23 सितंबर 2018 को रांची से इस योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को, आई रिपीट 10 करोड़ फैमिली को, प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष बीमा कवरेज दिया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ परिवार में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए वार्षिक बीमा कवर दिया जाता है, यानी उसका किसी का फैमिली में तबीयत खराब होगा तो जाकर के इलाज करवा सकता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पीएम आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया। इसका टारगेट है 2022 तक सभी के लिए आवास। 1 अप्रैल 2016 की ये योजना शुरू हुआ था। अभी क्या हो रहा है कि कई सारे पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्टली आपको डेट पूछ देता कि किस डेट में कौन सा योजना शुरू हुआ था। तो ये भी याद रख लेना, 1 अप्रैल 2016 को ये योजना शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना, और 2022 तक टारगेट है सभी के लिए आवास। उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक 2024 में नल से जल पहुंचाने की योजना रखा है और 17 करोड़ परिवारों तक, प्रत्येक फैमिली तक नल से जल पहुंचाने का टारगेट लिया गया है। इसके अलावा स्वामित्व योजना का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया। इस योजना के तहत
जो ज़मीन के रियल ऑनर हैं उसको कागज़ दिया जाएगा, और अगर उनको ऑनर बनाया जाएगा, कागज़ दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि उसको बैंक का एक्सेस मिलेगा, उसको आसानी से लोन मिल पाएगा। तो ये सारी की सारी योजना जो हमने जिक्र किया आपके साथ, स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, पीएम आवास योजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाता है। अब देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अच्छा जिक्र किया है कि व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। जब भारत ग्रो करता है तो विश्व ग्रो करता है, और जब भारत रिफॉर्म्स करता है तो विश्व ट्रांसफॉर्म्स करता है। यानी जब भारत सुधार करता है तो विश्व बदलता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेक्स्ट चरण में जो बातें कही है वो कही है टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर के। यूपीआई से आज हर महीने में 350 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कोविन प्लेटफॉर्म, जो कोविन प्लेटफॉर्म आया था, एक दिन में करोड़ों डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा। आपने वैक्सीन लगाया तो आपने कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही लगाया होगा। तो कोरोना में किस तरह से हमारे लिए टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा है कि मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर लिया। एक तो भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर लिया जो 12 साल के आयु से ज़्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकेगा। और दूसरा, भारत ने एक और mRNA वैक्सीन डेवलप करने के आखिरी चरण में है। तो इसलिए पीएम मोदी ने आह्वान किया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को कि आप आइए इंडिया में वैक्सीन बनाइए, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अब देखो, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सॉरी टेक्नोलॉजी का जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जिक्र कर रहे थे तो उस समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेसी वैल्यू या डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये वर्ड क्यों यूज किया गया? टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ, लोकतांत्रिक मूल्य के साथ हम टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू करें। और प्रत्यक्ष तौर पे ये चीन के लिए कटाक्ष था, राइट। अगर आप देखोगे गौर से तो ये चीन के लिए स्पष्ट तौर पे कटाक्ष था, क्योंकि चीन डेमोक्रेटिक वैल्यू को नहीं मानता है, चीन डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये चीन के अपोजिट या चीन के अगेंस्ट में ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं था। अब देखो यहाँ पे पीएम मोदी ने अन्य बातें कही है जो चीन के अगेंस्ट में है। पहला यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाना चाहिए। क्वाड सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने यही कहा था कि हमें सप्लाई चेन विकसित करने की आवश्यकता है, हमें चीन पे अपनी इंटरडिपेंडेंसी घटाने की ज़रूरत है। चीन क्या हुआ कि विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, तो ऐसे कंडीशन में चीन पे निर्भरता कम किया जाए, हमें वैश्विक व्यवस्था को अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए, चीन पे अपनी निर्भरता कम करके वैश्विक व्यवस्था पे अधिक डाइवर्सिफाई करें। और वैश्विक व्यवस्था को अधिक डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया था। तो इसका भी जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक व्यवस्था को, वैश्विक इकोनॉमिक व्यवस्था को अधिक डाइवर्सिफाई करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने जिक्र किया कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया भारत ने एक तरह से इकोनॉमिक पे ध्यान दे रही है, अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रही है, और दूसरी तरफ भारत इकोलॉजी पे भी ध्यान दे रही है, पर्यावरण पे भी ध्यान दे रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार का टारगेट है 2022 का 2022 का 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, राइट। 2022 तक हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम 2022 तक प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और दूसरा टारगेट है कि 450 गीगावाट 2030 तक हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। 2030 तक भारत 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। साथ ही साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की अभियान में जुटा हुआ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब भारत बनेगा। निश्चित तौर पे क्लाइमेट एक्शन को लेकर के भारत कई सारे काम किया है, और इसी का जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में किया।
अपनी आज़ादी के 75th वर्ष के उपलक्ष्य पे 75 ऐसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाली है जो भारतीय स्कूल विद्यार्थी या कॉलेज बना रहे हैं। तो भारत के स्कूल के जो विद्यार्थी हैं या जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो ऐसे 75 सैटेलाइट बना रहे हैं जिसको भारत अंतरिक्ष में भेजेगा। कब? जबकि हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं 2022 में। अब देखो यहाँ पे पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान को कटाक्ष किया और अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया। पाकिस्तान को कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के इस्तेमाल में कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये किसके लिए कहा है? ये स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान के लिए कहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। किसको इस्तेमाल कर रहा है? तालिबान को। अब पीएम मोदी ने कहा है कि ये आतंकवाद उसके लिए भी खतरनाक होगा। कौन आतंकवाद खतरनाक होगा? तो जो तालिबान का यूज़ कर रहे हैं अफगानिस्तान, तालिबान पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान इसे पॉजिटिव रूप में लेता है, लेकिन जो पाकिस्तान तालिबान है पाकिस्तान इसे निगेटिव रूप में लेता है। कल भी पाकिस्तान तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान में इसे कहा जाता है पाकिस्तान तालिबान को, कल भी इन्होंने 4 या 5 फोर्स को मार दिया। जो पाकिस्तान के 4 या 5 फोर्स है उसे मार दिया। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, वो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रत्यक्ष तौर पे पाकिस्तान को चिन्हित करते हुए कहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि यह जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए या आतंकी हमलों के लिए न किया जाए। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम फोकस करें कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल विश्व के देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए ना किया जाए। देखो काफ़ी सेंसिटिव इशू है और विश्व को चिंता है, भारत ही नहीं विश्व को चिंता है कि अफगानिस्तान का यूज़ विश्व के देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए ना किया जाए। अब देखो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिक्र है कि हमारे समंदर भी हमारी साझा विरासत हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्स को हम यूज करें, एब्यूज़ ना करें। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफ लाइन है, यानी जितना व्यापार होता है सब व्यापार किससे होता है? तो वो व्यापार होता है समुद्र से। तो हमें अपने समुद्र को देखभाल करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें एक्सपेंशन और एक्सक्लूशन के दौर से बचा कर रखना होगा। समुद्र में जो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, अब देखो ये किसके लिए बोला गया? अगर आप गौर से देखोगे तो ये चाइना के लिए बोला गया है। और चाइना के लिए क्यों बोला गया वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो एक संधि है, इस संधि का नाम है अनक्लॉस, UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। जो समुद्र है, समुद्र को रेगुलेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन का ये संधि है, राइट। अब ये संधि जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 82 में अपनाया गया और 1994 में ये प्रभाव में आया। इसी के अंदर एक जिक्र होता है, ये जिक्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जैसे मान लो ये भारत है, इंडिया है। इंडिया का ये जो कोस्टल लाइन है, ओके, जैसे ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है इस पर मैं डिस्कस कर रहा था। जैसे इंडिया का मान लो ये कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन के जो 200 नॉटिकल माइल, 200 किलोमीटर नहीं 200 नॉटिकल माइल यहाँ के डिस्टेंस तक जो भारत है, ये भारत की सीमा, एक तरह से सीमा है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के भारत खोज कर सकता है। मान लो नीचे अगर कुछ मिनरल्स दबा होगा तो भारत उसको खोज करके उसका दोहन कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। यानी 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र पे भारत का अधिकार होता है। अब देखो यहाँ पे चीन क्या कर रहा है। चीन जो दक्षिणी चीन सागर में अगर जाओगे तो दक्षिणी चीन सागर में जो है चीन, कुछ जगह क्या होता है कि मान लो एक कृत्रिम आइलैंड बना दिया, यहाँ पे चीन ने कृत्रिम आइलैंड बना दिया और यहाँ पे भी चीन ने कृत्रिम आइलैंड बना दिया। अब कृत्रिम आइलैंड बनाने के बाद चीन कहता है कि चूँकि ये आइलैंड हमने बनाया, ये आइलैंड हमारा है, तो इसके चारों तरफ जो 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है वो हमारा होगा। तो इस तरह से चीन क्या करता है कि पूरे दक्षिणी चीन सागर पे दावा करता है कि पूरा पूरा दक्षिणी चीन सागर जो है उनका क्षेत्र है। और इसको लेकर के कई डिस्प्यूट हो चुके हैं चीन फिलीपींस के मध्य में, चीन या वियतनाम के मध्य में, चीन या कई अन्य देश जो वहाँ पे मौजूद हैं उन देशों के मध्य में। इसी तरह से अगर आप जाओगे पूर्वी चीन सागर, तो पूर्वी चीन सागर में चीन और
जापान का डिस्प्यूट चलता है। सेनकाकू द्वीप है, सेनकाकू द्वीप, देखो सेनकाकू द्वीप है, देखना नेट पे सर्च करना मिल जाएगा आपको। तो ये सेनकाकू द्वीप को लेकर के चीन और जापान का डिस्प्यूट लगातार चलता है, राइट। तो बेसिकली चीन क्या करता है कि यूनाइटेड नेशन की इस संधि को नहीं मानता है, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सी, ये जो यूनाइटेड नेशन की जो संधि है इस संधि का उल्लंघन करता है। और इसको लेकर के एक मैटर हुआ था, एक केस हुआ था फिलीपींस और चीन के बीच में, जिसमें फिलीपींस जीता था और चीन की हार हुई थी। बावजूद इसके चीन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमें रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाना होगा, यानी जो रूल बनाया जाए, अनक्लॉज अगर संधि बनाया जाए, भारत उसका अनुपालन करे, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि चीन भी उसका अनुपालन करे। कोई भी देश उसका अनुपालन करना ही चाहिए। अगर रूल बनाया जाए तो रूल सभी के लिए होना चाहिए। इसके अलावा एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अच्छी बात ये कही है कि उन्होंने कोट किया है आचार्य चाणक्य को, और आचार्य चाणक्य को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि जब सही समय पे सही कार्य नहीं किया जाता है तो उस समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है, यानी वो जो समय होता है वही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। ये उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स को लेकर के पिछले वर्ष भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो संबोधन किया था उसमें पूरा का पूरा डेडिकेट उन्होंने किया था यूएन रिफॉर्म्स। लगातार इंडिया मांग करता है यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य नहीं है, राइट। यूनाइटेड नेशन जो बना था 1945 में, हो सकता है उस समय में 1945 की आवश्यकताओं को, वहाँ की परिस्थिति को उस समय के लिए अनुकूल यूनाइटेड नेशन भले ही था, लेकिन आज के लिए यूनाइटेड नेशन अनुकूल नहीं है। देखो कोई भी संस्था होता है उसको वक्त और समय के साथ रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता होती है। आपको याद होगा कि 1918 में लीग ऑफ नेशन, 1918 या 19 में लीग ऑफ नेशन बना था, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्र संघ बाद में समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्र संघ ने अपने आप को समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाला। तो पीएम मोदी का यही कहना था कि अगर यूनाइटेड नेशन समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढालेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। अब देखो पीएम मोदी ने कहा है कि यूएन पे आज कई तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं, और यहाँ पे फिर उन्होंने चीन को इंडिकेट किया। कैसे? एक तो उन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस की बात कही, दूसरा उन्होंने कहा कि आज के समय में क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के भी यूएन पे क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा कि कोविड के दौरान कई देशों में प्रॉक्सी वार चल रहा, और उस प्रॉक्सी वार को रोकने में भी यूएन नाकाम रहा है, यूनाइटेड नेशन नाकाम रही है। अफगानिस्तान में वर्तमान में जो संकट चल रहा है उस संकट को रोकने में भी यूएन नाकाम रही है। कोविड के ओरिजिन, कोविड किस देश से उत्पन्न हुआ है इसका पता लगाने में भी यूएन नाकाम रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद किया गया है, यहाँ पे भी यूएन नाकाम रही है। तो कई सारी यूएन की जो संस्था है उस पर सवाल आज उठना लाजमी है निश्चित तौर पे, और इस जगह पे ये सवाल उठते हैं। चीन को कैसे उन्होंने इंडिकेट किया? सबसे पहले उन्होंने जो कहा कि कोविड-19 का जो ओरिजिन देश है इसका पता लगाना आवश्यक है। हमें आज तक ज्ञात नहीं है कि कोविड-19 का जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ। लगभग विश्व के देशों को मालूम है कि ये चीन से हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे कोई बोलता नहीं है। सवाल ये होता है कि यूनाइटेड नेशन घोषित क्यों नहीं करता है कि कोविड-19 की शुरुआत चीन से हुआ। सबको पता है कि चीन से हुआ, लेकिन यूएन अभी तक घोषित नहीं किया। और दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। हाल फिलहाल में इस वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बैंक संस्था संबंधित है यूएन से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद करने का रीजन था कि चीन जो है वर्ल्ड बैंक को इन्फ्लुएंस करके, वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों को पैसा दे करके अपनी रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर दिखाते थे। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चीन की रैंकिंग बेहतर है, उससे क्या होता था कि चीन में निवेश अधिक आता था, राइट। तो वर्ल्ड बैंक को बेसिकली इन्फ्लुएंस करने का काम पैसा के दम पे चीन करती थी, इससे चीन में निवेश अधिक आता था। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद किया गया। निश्चित तौर पे ये दोनों ही घटना यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की मांग करती है और चीन की गतिविधियों को उजागर करती है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में किया। अंत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर आप सही हैं तो आप आगे बढ़िए, सभी दुर्बलता, सभी आशंकाएं समाप्त हो जाएगी।
तो मैंने कोशिश किया है कि साधारण शब्दों में आपको बताया जाए कि पीएम मोदी का स्पीच क्या था, उस स्पीच से उन्होंने चीन को किस तरह से इनकाउंटर किया है, चीन के बारे में किस तरह से बोला है, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या बोला है, भारत की किन किन योजनाओं को उन्होंने हाईलाइट किया है। ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।